डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं डॉक्टर अंजू ओझा आज आपको पवन के कार्य तथा उससे उत्पन्न होने वाली स्थलाकृति के बारे में बताने जा रही हूँ। इसके पूर्व के वीडियो में हमने भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति और नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृति तथा सागरीय तरंगों द्वारा निर्मित स्थलाकृति के बारे में अध्ययन किया था। इसी क्रम में आज हम यहाँ अध्ययन करने वाले हैं पवन के कार्य तथा उससे उत्पन्न स्थलाकृति के बारे में। आज हम यहाँ इसके भाग प्रथम के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो पवन की प्रवाह दिशा में भिन्नता तथा अनिश्चितता के कारण उसका परिवहन भी किसी भी रूप में और किसी भी दिशा में हो सकता है। तो यदि पवन की बात करें तो पवन की जो प्रवाह दिशा होती है वो भी अलग अलग होती है और अनिश्चित होती है। इसी कारण उसका जो परिवहन कार्य होता है वो भी किसी भी रूप में और किसी भी दिशा में हो सकता है, क्योंकि उसमें पवन की जो प्रवाह दिशा होती है वो हमेशा अलग अलग रहती है, उसमें भिन्नता होती है और वेग में भी अनिश्चितता होती है। अर्धशुष्क रेगिस्तान ऐसे होते हैं जहां पर जो वार्षिक वर्षा होती है वो 10 से 20 इंच या अगर हम सेंटीमीटर में बात करें तो 25 से 50 सेंटीमीटर तक होती है, और मरुस्थलीय भागों में जो वर्षा होती है वो 10 इंच या 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है। तो यदि हम बात करें कि जो मरुस्थलीय भाग होगा वहां पर जो वर्षा होगी वो 25 सेंटीमीटर से कम होती है, और अर्धशुष्क रेगिस्तान जो होते हैं वहां पर वर्षा जो होती है 25 से 50 सेंटीमीटर के बीच में होती है। 1992 से यूएनईपी ने शुष्क प्रदेशों को शुष्कता सूचकांक के आधार पर 3 वर्गों में विभाजित किया है। तो यूएनईपी ने जो एआई सूचकांक या शुष्कता सूचकांक है उसके आधार पर जो है 3 वर्गों में विभाजित किया है। नंबर 1 है अर्धशुष्क प्रदेश जिसका एआई सूचकांक है 0.2 से 0.5। दूसरा है शुष्क प्रदेश जिसका एआई इंडेक्स या शुष्कता सूचकांक जो है 0.05 से 0.02, और तीसरा है अतिशुष्क प्रदेश जिसका एआई सूचकांक है 0.05 से कम। यदि हम बात करें एआई के फॉर्मूले की कि ये एआई सूचकांक जो है किस तरह से निकाला जाता है, तो उसका फॉर्मूला होता है P/PET, जिसमें P का मतलब है एनुअल प्रेसिपिटेशन यानी वार्षिक जो वर्षण होता है उसकी मात्रा, और PET का मतलब होता है पोटेंशियल इवोपोट्रांसपिरेशन यानी वाष्पोत्सर्जन जो हो रहा है उसकी मात्रा। इस आधार पर एआई सूचकांक निकाला जाता है इस फॉर्मूले के द्वारा, और इस सूचकांक के आधार पर जो शुष्क प्रदेश हैं उनको 3 भागों में विभक्त किया गया है: अर्धशुष्क प्रदेश, शुष्क प्रदेश और अतिशुष्क प्रदेश। अब हम यहाँ देख रहे हैं इस स्लाइड पर विश्व के प्रमुख मरुस्थल की अवस्थिति के बारे में, जिसमें पहला है सहारा एशिया मध्य प्रदेश जिसमें सहारा रेगिस्तान, अरेबियन रेगिस्तान, भारत का थार मरुस्थल, कराकुम तथा किजिलकुम मरुस्थल, टकला मकान और गोबी मरुस्थल जो है ये सारे सहारा एशिया मध्य प्रदेश के मरुस्थल है। दूसरा है दक्षिणी अफ्रीकी प्रदेश जिसमें कालाहारी नामेब कारू मरुस्थल। उसके बाद में दक्षिणी अमेरिकी प्रदेश में है अटाकामा चिली तथा पेरू तट के सहारे पेंटागोनिया मरुस्थल। चौथा है उत्तरी अमेरिकी प्रदेश जिसमें है कैलिफोर्निया तथा एरिजोना के मोजावे मरुस्थल तथा मैक्सिको का सोनारा मरुस्थल। और पांचवा है ऑस्ट्रेलिया मरुस्थल प्रदेश। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं कि विश्व के प्रमुख मरुस्थल की अवस्थिति के बारे में बताइए, तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो आरएस के मेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं कि मरुस्थल की अवस्थिति बताइए। तो उसमें हम ये अवस्थिति जो है 5 प्रमुख रूप से जो अवस्थिति है वो बता सकते हैं, और उसमें कौन कौन से मरुस्थल शामिल है उनको बताया जा सकता है। यहाँ आप इस स्लाइड पे देख पा रहे हैं कि मैप के द्वारा या ग्लोब में जो मैप है उसके द्वारा ये दिखाया गया है कि ये कोल्ड डेजर्ट हैं। ये वाले जो ये कलर जो दिखा रहा है वो कोल्ड डेजर्ट को दिखा रहा है। ये यहाँ हम देख रहे हैं, यहाँ भी आर्कटिक डेजर्ट, ये आर्कटिक डेजर्ट, ये इस तरह से यहाँ जो दिखाए गए हैं ये सब कोल्ड डेजर्ट हैं। और हॉट डेजर्ट इस कलर से, ये हॉट डेजर्ट, यहाँ ये हॉट डेजर्ट है, यहाँ ये हॉट डेजर्ट है, ये सहारा अरेबियन ये सब हॉट डेजर्ट है, ये कालाहारी हॉट डेजर्ट है।
इधर ये ऑस्ट्रेलिया में हॉट डेजर्ट को दिखाया गया है, और तीसरा डेजर्ट दिखाया गया है कोस्टल डेजर्ट। तो यहाँ हम देख रहे हैं ये ग्रीन कलर से कोस्टल डेजर्ट दिखाया गया है, नाम में भी ये कोस्टल डेजर्ट है। तो इस तरह से 3 प्रकार के डेजर्ट यहाँ दिखाए गए हैं, कोल्ड डेजर्ट, हॉट डेजर्ट और कोस्टल डेजर्ट को मानचित्र के माध्यम से दिखाया गया है। यहाँ इस स्लाइड में हम देख रहे हैं मेन डेजर्ट एरिया ऑफ द वर्ल्ड के बारे में बताया गया है, जिसमें ये ग्रेट बेसिन डेजर्ट नंबर 1 ये है ग्रेट बेसिन डेजर्ट, दूसरा है पेरुवियन डेजर्ट, तीसरा है ये अटाकामा डेजर्ट, चौथा है ये पेंटागोनिया डेजर्ट, नंबर 5 से ये दिखाया गया है सहारा डेजर्ट, नंबर 6 दिखा रहा है अरेबियन डेजर्ट, नंबर 7 दिखा रहा है तर्किस्तान डेजर्ट, और नंबर 8 दिखा रहा है ग्रेट इंडियन डेजर्ट, नंबर 9 गोबी डेजर्ट, और नंबर 10 कालाहारी नामीब डेजर्ट। और ये इधर से ये जो अलग से दिखाया गया वो ऑस्ट्रेलिया का डेजर्ट एरिया दिखाया गया है। यहाँ इस स्लाइड पे देख रहे हैं हम मैप ऑफ द डेजर्ट एरिया, जिसमें सेमी डेजर्ट को दिखाया गया है और डेजर्ट एरिया को दिखाया गया है। ये जो डार्क कलर से दिखाया गया है वो सब सेमी डेजर्ट एरिया है, अर्ध शुष्क प्रदेश जिसको हम कह सकते हैं। ऐसे डेजर्ट इस तरह से यहाँ ये डार्क कलर में जो भी दिखाए गए हैं वो सेमी डेजर्ट है, और ये येलो कलर में जो दिखाए गए हैं वो सारे डेजर्ट एरिया हैं। यहाँ इस मैप पे हम देख रहे हैं कि प्रिंसिपल रीजन्स ऑफ हॉट डेजर्ट और प्रिंसिपल रीजन्स ऑफ टेम्परेट डेजर्ट के बारे में दिखाया गया है। ये सारे हॉट डेजर्ट के प्रिंसिपल एरियाज हैं। ये प्रिंसिपल एरिया हॉट डेजर्ट का है, यहाँ ये हॉट डेजर्ट है, और यहाँ ये टेम्परेट रीजन है एक, यहाँ ये टेम्परेट रीजन को दिखाया गया है मानचित्र के माध्यम से। अब हम बात कर रहे हैं इंडियन डेजर्ट के बारे में, जो कि थार डेजर्ट है। ये भारत में पाया जाने वाला डेजर्टिक एरिया थार डेजर्ट है। यहाँ ये जो दिखाया गया है ये एरिया थार डेजर्ट का है, इसको इंडिया में मानचित्र के द्वारा दिखाया गया है। यहाँ हम बात कर रहे हैं राजस्थान के संदर्भ में। राजस्थान में ये जो येलो कलर से दिखाया गया है वो डेजर्टिक एरिया है राजस्थान का। ये राजस्थान का फिजिकल रीजन दिखा रहा है। यहाँ पर ये डेजर्ट प्लेन है, ये अरावली, और ये ईस्टर्न प्लेन, और ये हाड़ौती रीजन। हम यहाँ देख पा रहे हैं राजस्थान में लगभग 50% से ज्यादा एरिया पर जो है डेजर्टिक एरिया पाया जाता है, ये डेजर्ट एरिया पाया जाता है। अब हम बात कर रहे हैं पवन के कार्य के बारे में। तो पवन का पहला कार्य अपर्दन, यानी पवन अपर्दन का कार्य करती है, दूसरा परिवहन का भी कार्य करती है, और तीसरा निक्षेपण का कार्य करती है। तो पवन 3 प्रकार के कार्य करती है, अपर्दन भी करती है, परिवहन भी करती है, और निक्षेपण का कार्य भी करती है। अब हम देख रहे हैं पवन द्वारा अपर्दन कार्य किस किस क्रिया द्वारा होते हैं। तो नंबर 1 है अपवहन। अपवहन का मतलब होता है पवन, इसके अंतर्गत पवन चट्टान चूर्ण को उड़ाकर अपर्दन का कार्य करती है। अपवहन को इसलिए उड़ान की क्रिया भी कहते हैं, और जिसका ये जो लैटिन भाषा का शब्द डिफ्लेयर से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है उड़ाना। यानी अपवहन क्रिया के अंतर्गत क्या होता है, पवन जो होती है वो चट्टान चूर्ण को उड़ा करके अपर्दन का कार्य करती है। दूसरी क्रिया है अपघर्षण की क्रिया, और तीसरी क्रिया है सन्निघर्षण की क्रिया। तो पवन द्वारा जो अपर्दन का कार्य है वो अपवहन के द्वारा, अपघर्षण और सन्निघर्षण के द्वारा किया गया है। और अपघर्षण और सन्निघर्षण की जो क्रिया है इसके बारे में विस्तृत रूप में हम अपने पहले के वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं पवन अपर्दन को प्रभावित करने वाली दशाएं कौन कौन सी होती है, जिसमें पहली जो दशा है वो पवन वेग, यानी पवन का वेग जितना अधिक होगा अपर्दन का कार्य उतना अधिक होगा। दूसरा रेत और धूली कणों की मात्रा और उनका स्वभाव। रेत और धूली कण की मात्रा कितनी है और उनका स्वभाव कैसा है, वो बारीक है या मोटे हैं, इस आधार पर अपर्दन को वो प्रभावित करते हैं। तीसरा है शैलों की संरचना कैसी, यानी वो कठोर है या कोमल है। कोमल शैलें जो होती हैं वो तुरंत अपर्दित हो जाती हैं, और जो कठोर शैलें होती हैं उनके अपर्दन में समय लगता है। और चौथा है जलवायु। जलवायु भी जो है वो अपर्दन को प्रभावित करने वाली दशाएं हैं। तो पवन जो अपर्दन को प्रभावित करने वाली दशाएं हैं उसमें पवन वेग, रेत और धूली कणों की मात्रा और स्वभाव, शैलों की संरचना और जलवायु, ये जो सभी हैं वो अपर्दन को प्रभावित करते हैं। दिन में अधिक तापमान और वाष्पीकरण। तो दिन में क्या होता है, तापमान अधिक होता है, वाष्पीकरण भी अधिक होता है, और रात में तापमान में गिरावट के कारण नमक रवीकरण की प्रक्रिया तेज हो जाती है। यानी इसमें क्या होता है, दिन में जो चट्टानें होती हैं वो गर्म होकर के फैलती हैं और रात में सिकुड़ती हैं, जिसके कारण क्या होता है, चट्टानों के रिक्त स्थानों, सुराखों में नमक के कणों का आविर्भाव एवं वृद्धि होती है,
जिस कारण सुराखों की दीवारों पर दबाव बढ़ने से सैलें जो होती है वो ढीली या कमजोर पड़ने लग जाती हैं और विघटन प्रारंभ हो जाता है। इसे नमक अपक्षय भी कहते हैं। तो ये जो क्रिया है, हमने जब हमारे अपक्षय के बारे में अध्ययन किया था उस वीडियो में भी हमने देखा था कि विघटन जो होता है वो किस तरह से होता है। दिन में क्या होता है, चट्टानें गर्म होकर फैलती हैं और रात्रि में सिकुड़ती हैं, और ये क्रिया जब लगातार होने लगती हैं तो चट्टानें कमजोर पड़ जाती है, और इस तरह से इसे नमक अपक्षय या साल्ट वेदरिंग भी कहते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं ये साल्ट वेदरिंग को दिखाया गया है फोटो के माध्यम से। यहाँ हम देख रहे हैं ये नमक अपक्षय किस तरह से ये चट्टानों की दरारों में हमें ये दिखाई दे रहा है। जिन क्षेत्रों में कम से कम बरसात के मौसम में वायु में पर्याप्त आर्द्रता रहती है उनमें रासायनिक अपक्षय की क्रिया सक्रिय हो जाती है। तो ऐसे प्रदेश जहां पर नमी बनी रहती है वहां पर क्या होता है, नमक अपक्षय न होकर के रासायनिक अपक्षय सक्रिय हो जाता है, और पेड़ों की जड़ों में स्थित सूक्ष्म जीवों द्वारा जैविक अपक्षय भी होता है। तो अपक्षय के बारे में जब हमने डिटेल में पढ़ा था वहां सब हमने ये चीजें पढ़ी कि जैविक अपक्षय किस तरह से होता है, रासायनिक अपक्षय किस तरह से होता है, और भौतिक अपक्षय या विघटन या वियोजन की जो क्रियाएं हैं वो किस प्रकार से संपन्न होती हैं। अपक्षय की क्रियाओं द्वारा कुछ विशिष्ट आकृतियों की उत्पत्ति होती है जिसमें टैफोनी, मरु वार्निश और मरु क्रस्ट का निर्माण होता है। तो ये जो क्रियाएं हैं, ये जो विशिष्ट आकृतियां हैं वो अपक्षय की क्रियाओं के द्वारा बनती हैं। यहाँ हम देख पा रहे हैं टैफोनी को दिखाया गया है फोटो के माध्यम से। ये देख रहे हैं हम इस तरह से किस तरह से ये जो स्थलाकृति बन जाती है ये कहलाती है टैफोनी। यहाँ इस फोटो में हम देख पा रहे हैं डेजर्ट वार्निश या मरु वार्निश। ये देख रहे हैं कि कोटिंग सी एक हो जाती है, कलर सा चट्टानों पर हो जाता है, इसको कहते हैं मरु वार्निश या डेजर्ट वार्निश। अब यहाँ हम देख पा रहे हैं डेजर्ट क्रस्ट को दिखाया गया है फोटो के माध्यम से। ये चारों फोटो जो है वो डेजर्ट क्रस्ट को दर्शा रही हैं। उष्ण शुष्क भागों में सिलिकेय सेलों में रासायनिक अपक्षय द्वारा निर्मित कंदरा युक्त स्थल रूप जो होता है वो टैफोनी कहलाता है। टैफोनी को हमने अभी पीछे फोटो के माध्यम से भी देखने का प्रयास किया। तो ये जो उष्ण शुष्क भाग होते हैं वहां जो सिलिका युक्त सेलें होती हैं उन पर रासायनिक अपक्षय की क्रिया के द्वारा जो कंदरा युक्त जो स्थल रूप बन जाता है उसको ही कहते हैं टैफोनी। और ग्रेनाइट, बालू का पत्थर, रायोलाइट, बेसाल्ट आदि पर नमक अपक्षय द्वारा टैफोनी का निर्माण होता है। तो ये जो चट्टानें होती हैं उनमें टैफोनी का निर्माण होता है। और जो टैफोनी है इसके बारे में कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि टैफोनी किसे कहते हैं और टैफोनी का निर्माण जो होता है किस तरह की चट्टानों में होता है। पथरीली सतह पर पड़े पेबुल, बोल्डर और अन्य शिलाखंडों की बाह्य सतह पर लोकसाइड, सिलिका आदि का गहरे या काले रंग की जो कोटिंग हो जाती है उसे मरु वार्निश कहते हैं। तो इस कोटिंग के बारे में भी हमने पीछे की स्लाइड में फोटो में हमने देखा कि मरु वार्निश जो होता है वो किस तरह से होता है कि चट्टानों पर एक कोटिंग सी हो जाती है गहरे काले रंग की, उसको कहते हैं मरु वार्निश। जल के नीचे जाने के कारण खनिज नीचे जाकर जमा होने लगते हैं और इनके सघन होने पर एक ठोस क्रस्ट का निर्माण हो जाता है जिसे कहते हैं ड्यूरी क्रस्ट। तो जो खनिज जो होते हैं वो नीचे जाकर जमा हो जाने से एक क्रस्ट का निर्माण हो जाता है जिसे ड्यूरी क्रस्ट कहा जाता है। और खनिजों के प्रभुत्व के आधार पर इन्हें सिलक्रिट उसको कहेंगे जिसमें सिलिका की अधिकता हो, ऑलक्रिट उसे कहेंगे जिसमें एल्यूमिनियम की अधिकता हो, फेरिक्रिट उसे कहेंगे जिसमें फेरस की अधिकता हो, कॉलक्रिट उसे कहेंगे जिसमें कैल्शियम की अधिकता हो, और जिपक्रिट उसे कहेंगे जिसमें जिप्सम की अधिकता हो, और सॉल्क्रिट जिसको कहेंगे जिसमें साल्ट की अधिकता हो। तो इनकी अधिकता के आधार पर या खनिजों के प्रभुत्व के आधार पर इनका नामकरण किया गया है। इसी के साथ ये भाग प्रथम यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी का धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस पूरे टॉपिक को समझने के लिए इससे संबंधित 4 वीडियो बनाए जाएंगे। तो पूरे टॉपिक को समझने के लिए इन चारों वीडियो का अध्ययन आप अवश्य करें। अंत में आप सभी का पुनः एक बार धन्यवाद।